हेलो, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में। और इस वीडियो से मैं एक नए सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे, टेक्निकल नेविगेटर पे। एंड इस सीरीज़ का जो नाम है वो है टॉक साइबर सिक्योरिटी विथ टीएन, यानी कि टेक्निकल नेविगेटर। इस सीरीज़ के थ्रू मैं आपको अपने इस चैनल पे उन लोगों से मिलाने की कोशिश करूँगा, उन लोगों से इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करूँगा जो साइबर सिक्योरिटी फील्ड में किसी ना किसी तरह से कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, किसी ना किसी तरह से इस साइबर सिक्योरिटी कम्युनिटी को स्ट्रांग बना रहे हैं। इंडिया की साइबर सिक्योरिटी कम्युनिटी का एक पार्ट है और यूट्यूब के जरिए या फिर किसी वेबसाइट के जरिए, ब्लॉग के जरिए या किसी भी तरीके से इस साइबर सिक्योरिटी कम्युनिटी में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं और अपने अपने फील्ड में कहीं ना कहीं एक्सपर्टाइज भी हैं। सो गाइज, बेसिकली मैं एक साइबर टॉक की सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं जिसका नाम होगा टॉक साइबर सिक्योरिटी विथ टीएन। सो गाइज, लेट मी इंट्रोड्यूस आवर फर्स्ट गेस्ट ऑन दिस सीरीज। एंड ये जो फर्स्ट गेस्ट है ये मेरा एक यूट्यूब फ्रेंड है, एक यूट्यूबर है, एक प्रोग्रामर है जो कि बिटन टेक नाम की यूट्यूब चैनल को चलाते हैं। ठीक है, इनका नाम है अंश भावनानी। सो गाइज, अंश भावनानी मेरा एक बहुत ही अच्छा दोस्त है, यूट्यूब फ्रेंड है। एंड इसकी जो कंट्रीब्यूशन है साइबर सिक्योरिटी कम्युनिटी में काफ़ी ज़्यादा है और ये अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू साइबर सिक्योरिटी कम्युनिटी में काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशंस देते हैं, काफ़ी सी चीज़ों में एक्सपर्टाइज भी हैं और काफ़ी चीज़ें जो हैं जो इनके बारे में आपको जाननी चाहिए। और काफ़ी ऐसे सवाल हैं जो मैं अंश से पूछूंगा, काफ़ी ऐसे सवाल जो मेरे खुद के भी कुछ सवाल हैं, कुछ सवाल वैसे जो आप मेरे सब्सक्राइबर्स मेरे से पूछते हैं, वो सवालों का जवाब हम अंश से लेंगे और कुछ और भी साइबर सिक्योरिटी कम्युनिटी से रिलेटेड सवालों के जवाब हम लेंगे और सवालों का सिलसिला तो गाइस चलता रहेगा। और अब मैं बुलाने वाला हूं अंश भावनानी को और मैं बोलूंगा कि अंश अपने बारे में कुछ इंट्रोडक्शन दो मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे व्यूवर्स को और इस साइबर सिक्योरिटी कम्युनिटी को, और उसके बाद हम अगले सवाल पे आएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंश और आप देख रहे हैं टेक्निकल नेविगेटर यूट्यूब चैनल। तो अपने बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो मेरा भी एक यूट्यूब चैनल है बिटन टेक के नाम से, जहां पर मैं एथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड कंटेंट डालता हूं और काफी कुछ डाला हुआ है मैंने, मतलब लगभग सारी फील्ड को कवर किया हुआ है। जो भी उसको सीखने के लिए आपको चाहिए, चाहे वो नेटवर्किंग हो, चाहे प्रोग्रामिंग हो, मैंने ओवरऑल सबको कवर किया हुआ है और बहुत ही डिटेल में सिंपल तरीके से आपको एथिकल हैकिंग सिखाई है। काफी सारे वीडियोस डाले हैं पहले से। तो पर्सनली अगर मैं आपको अपने बारे में बताऊं तो मैं एक फाइनल ईयर स्टूडेंट हूं। मैं करंटली बीटेक कर रहा हूं कॉलेज से और अभी फाइनल ईयर में हूं। मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में बीटेक कर रहा हूं फिलहाल। और मैं सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगा नितेश भाई को, जिन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया अपने आप को शोकेस करने के लिए। तो बेसिकली इस वीडियो में हम आपस में बात करने वाले हैं और आपसे बात करने वाले हैं जो आपके मेन क्वेश्चंस होते हैं इस फील्ड से रिलेटेड। काफी सारे मतलब डाउट्स होते हैं, काफी मिसकंसेप्शंस होते हैं, जो आपको जवाब चाहिए, जो गाइडेंस चाहिए, वो हम एक साथ देने की कोशिश करेंगे। वो मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे जो मुझे लगता है, मतलब उन्हें लगता है कि मुझे देना चाहिए, बताना चाहिए आपको, और उनके कुछ सवाल हैं, आपके कुछ सवाल है। सब सवालों के मैं कोशिश करूंगा कि बेस्ट से बेस्ट जवाब दे पाऊं सिंपल तरीके से। तो आइए शुरू करते हैं। सो थैंक यू अंश फॉर योर इंट्रोडक्शन। एंड अब मैं तुमसे एक दूसरा सवाल पूछूंगा जो कि एक बहुत ही जनरल और बहुत ही मतलब स्वाभाविक सवाल है। तुमने बोला एक यूट्यूबर हो और एक स्टूडेंट हो, यानी कि कॉलेज स्टूडेंट हो अभी भी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, या फिर बहुत सारे लोगों का ऐसा सवाल भी होता है किसी भी यूट्यूबर से कि भाई अगर तुम एक कॉलेज स्टूडेंट हो या फिर स्टूडेंट हो और एक अच्छे खासे सब्सक्राइबर वाले यूट्यूबर हो, तो ये दोनों मैनेज कैसे करते हो? हाउ यू मैनेज यूट्यूब एंड कॉलेज, हाउ यू मैनेज द टाइम गैप, हाउ यू मैनेज द टाइमिंग्स? क्योंकि कॉलेज के भी काफ़ी प्रेशर होते हैं, असाइनमेंट होता है, कॉलेज का वर्क होता है, एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उसके साथ साथ यूट्यूब वीडियोज़ में कंटिन्यूएशन होना चाहिए, नहीं तो आपका चैनल का स्टैट बहुत लो हो जाता है, गिर जाता है। इन सबको तुम मैनेज कैसे करते हो, पहले ये बताओ मेरे व्यूअर्स को। ओके, तो ये काफी सारे लोगों ने मुझसे पूछा है, काफी इंटरेस्टिंग सवाल है। जैसा कि आप जानती होंगे, आपने खुद बीटेक किया हुआ है, तो इंजीनियरिंग में कितना प्रेशर होता है, कितना स्ट्रेस होता है इन पूरे 4 सालों में, मतलब दुनिया भर के असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स। और आप जानते होंगे कि इंजीनियरिंग में लोगों को बहुत ऑक्यूपाई किया जाता है। फर्स्ट ईयर से लेकर के 4 साल में आपको पूरा एग्जॉस्ट कर लिया जाएगा। तो फिर इन सब चीजों को छोड़ के, इनको करके इसके बाद फ्री टाइम निकालना काफी मुश्किल होता है। और उसमें भी एक यूट्यूब चैनल जिसमें इतने सब्सक्राइबर हो, इतना कंसिस्टेंसी बनाना पड़े, इतना वीडियोस रेगुलरली डालना पड़े, तो ये सब चीजों में टाइम मैनेज करना काफी मुश्किल हो जाता है। तो अभी तक मैं अपनी पर्सनल बात करूं तो फिलहाल मुझे यूट्यूब चैनल खोले करीब 4 साल हो गए हैं। मैंने 2016 में स्टार्ट किया था। उस टाइम पे मैं उतना रेगुलर नहीं था, लेकिन फिर भी कॉलेज के टाइम, पूरा कॉलेज का टाइम गया है मेरा 4 सालों में, पूरा मैंने उसी के साथ यूट्यूब चलाया है।
तो बेसिकली मैनेजमेंट काफी मुश्किल होता है यहाँ पर, टाइम मैनेजमेंट। बीच में कॉलेज के कभी एग्जाम्स आ गए, कभी टेस्ट आ गए, दुनिया भर की चीजें होती हैं। तो अगर मैं आपको बताऊं तो मैंने एग्जाम्स के बीच में भी वीडियोस डालना बंद नहीं किया, मैं डालता रहता था उसके बीच में भी। तो मतलब मैं अपने बारे में बताऊं तो मेरा एक सिंपल सा फंडा है, सिंपल सी की है यहाँ पर यूट्यूब चैनल में। अगर आपको ग्रो करना है तो आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। ये मेरा फंडा है कि आप एक बात तय कर लो बस कि इतने टाइम में मुझे इतना कंटेंट डालना है। पहले आप डिसाइड करो यार कि आपका नीश क्या है। नीश मतलब आप किस चीज में कंटेंट बना सकते हो, अपना फील्ड चूज करो और उसी फील्ड में डालो। भटकना मत कि एक बार कोई लोग आए आपको इस वीडियो में देखने के लिए, इस वीडियो कंटेंट देखने के लिए, फिर आप कोई और कंटेंट डाल रहे हो तो उसमें व्यूज नहीं आएंगे। तो यहां पर आपको वाइड नहीं होना है, आपको डीप होना है। एक चीज चूज करो, पकड़ लो और उसके अंदर घुस जाओ बस। तो यहां पर मैंने कंटेंट चूज किया। मैंने पहले सोचा कि मैं कितना कंट्रीब्यूट कर सकता हूं इसमें, मैं कितना मैनेज कर सकता हूं अपनी कॉलेज की स्टडीज को और इस यूट्यूब चैनल को। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं हफ्ते में 2-3 वीडियोस डाल सकता हूं। तो उसी कंसिस्टेंसी के साथ मेरे करीब 3 साल पहले से वही कंसिस्टेंसी मैनेज की है और लगभग तरीके से मैं हर हफ्ते एक वीडियो डालता ही हूं। ऐसा कभी हुआ नहीं कि मैंने हफ्ते में वीडियो नहीं डाला होगा। तो मतलब मैं यही बोलना चाहता हूं कि आप डिसाइड कर लो, चाहे एक महीने में 1 वीडियो हो, चाहे एक हफ्ते में 3 वीडियो हो, आपके ऊपर है आप कितना टाइम दे पा रहे हो। उसी टाइम फ्रेम में चलो, चाहे कितना भी हो। कंसिस्टेंट रहने वाला, व्यूज, सब्सक्राइबर सब नीचे मतलब पूरा ग्राफ गिरने लगता है। फिर मेरा यही फंड है कि एक बार कॉलेज के बहुत सारे असाइनमेंट्स हो जाएंगे, एक बार बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आ जाएंगे तो आपको यूट्यूब में टाइम नहीं मिलेगा। तो मैंने क्या किया था, मैंने डिसाइड कर लिया कि इतना टाइम तो मुझे यूट्यूब पे देना ही है, एक दिन में इतना टाइम देना है। और चाहे उसमें मैं एनालिटिक्स पढ़ूं, अपना यूट्यूब चैनल की ग्रोथ देखूं, चाहे मैं शूट करूं, चाहे एडिट करूं, रेंडर करूं, कुछ भी करूं, लेकिन इतना टाइम देना है मुझे। और कभी कभी होता है, अर्जेंसी में होता है यार कि आप नहीं कर पाते, वो चलता है, उतना सबका चलता है, कोई इतना ज्यादा नहीं दे पाता। लेकिन फिर भी आपको डिसिप्लिन में रहना है। अगर आपको ग्रो करना है तो आपको ये सब करना ही पड़ेगा। तो मेरा यही फंडा है कि टाइम टेबल बनाकर चलो, इतना टाइम इसको, इतना टाइम इसको, और कंसिस्टेंट रहो। तो अंश ने बताया कैसे वो मैनेज करता है सब कुछ ये सब। अब अंश तुमसे एक मेरा तीसरा सवाल है। तीसरा सवाल जो है सबसे कॉमन सवाल जो कोई भी एक यूट्यूबर से कोई भी पूछना चाहता है कि तुमने यूट्यूब प्लेटफॉर्म क्यों चूज किया, कैसे चूज किया, क्या आया दिमाग में कि यूट्यूब पे आना चाहिए, यूट्यूब पे वीडियोस क्रिएट करने चाहिए, वो भी साइबर सिक्योरिटी, प्रोग्रामिंग, इन सब से रिलेटेड वीडियोस जिसके व्यूअर्स काफी कम इंटरेस्टेड होते हैं, ज्यादा नहीं होते कंपेयर टू वाइन्स और कॉमेडी चैनल जो होते हैं। तो क्या ऐसा आया कि तुमने ये चैनल को स्टार्ट किया, कब स्टार्ट किया, किस तरीके से आगे बढ़े और यहां अभी 90,000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचे, प्लीज बताओ मेरे व्यूअर्स को। ओके, तो उसके लिए बहुत पीछे जाना पड़ेगा मुझे। करीब ये बात है 2014 की, जब बहुत पुराने टाइम में हमारे पास नेट नहीं होता था, बहुत ही मुश्किल से होता था। करीब 1 महीने का 1.5 GB 1 GB होता था। उस टाइम पे हमारे घर में नया नया वाईफाई लगा था। मतलब उससे पहले तो हम लोग 2G यूज करते थे। मैं मुश्किल से एक वीडियो डाउनलोड करके देखता था वहां पे। लेकिन उस टाइम पर हमारे घर वाईफाई लगा तो मुझे इतनी खुशी हुई थी क्योंकि मुझे यूट्यूब का बहुत क्रेज था। उस टाइम पर मुझे सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए देखना था। मेरा ऐसा कोई एजुकेशनल वीडियो नहीं था कोई भी, मैं ऐसे एंटरटेनमेंट के लिए बहुत कुछ देखता था। मैं बहुत खुश हुआ कि मुझे अब यूट्यूब देखना है। मैं यूट्यूब पे मतलब भिड़ गया था। उस टाइम पे बहुत सारा नेट था, बस यूट्यूब सारा दिन में उस पर लगा रहता था, जो भी चीजें हैं। लेकिन मैंने देखा कि लोग बहुत ही ज्यादा कंटेंट डालते हैं। उनके कंटेंट के व्यूज कितने आते हैं, लाखों में, हजारों में व्यूज थे, लाखों में थे, मिलियंस में भी थे। तो मुझे, मेरे माइंड में ऐसा कंसेप्ट बन गया था दिन भर वही देख के कि इतने सारे व्यूज आते हैं लोगों के, मतलब एक बार मैं अगर वीडियो डालूं तो 2-3 दिन में मेरा भी कंटेंट वायरल हो जाएगा। मैं कुछ ढंग का ही डालूंगा ना, अगर ढंग का डाला तो पता नहीं कितने सारे मिलियंस ऑफ व्यूज आ जाएंगे, वायरल हो जाऊंगा मैं। तो मैं ऐसा सोचता था, मतलब मेरे दिमाग में ये कंसेप्शन बन गया था। तो मैंने क्या देखा कि जो लोग देखते हैं, मतलब आप अगर देख रहे हो यूट्यूब में किसी को भी, किसी का कंटेंट देख रहे हो तो आपको वो नहीं पहचानेंगे उतना। लेकिन जब आप क्रिएट करते हो कंटेंट, जब आप डालते हो कंटेंट, तब आपको लोग पहचानते हैं, तब आपको लोग देखते हैं, आपको अलग करते हैं दूसरों से और आपकी पहचान बनती है उससे। तो मेरे दिमाग में यही आया कि अगर मैंने ये चालू किया डालना, अगर मैंने यूट्यूब पे कुछ कंटेंट डाला जो CS वगैरह मेरा इंटरेस्ट था ही पहले से, तो उसमें अगर कुछ मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स डाले तो हो सकता है कि लोग मुझे पहचानेंगे, मुझे व्यूज आएंगे, बहुत सारे व्यूज आ जाएंगे। तो इसी मतलब मोटिवेशन को लेके मैंने चालू किया था यूट्यूब चैनल कि मुझे लोग पहचाने। मुझे मतलब पहले उतना इंटरेस्ट नहीं था पढ़ाने में, लेकिन यही था कि मुझे सामने आना है, मतलब अलग होना है क्राउड से। तो मैंने इसलिए चालू किया, मतलब 2016 में चालू किया था। और आप मानोगे नहीं मैंने किस टाइम पे चालू किया था। हमारे 12th बोर्ड एग्जाम के 1 हफ्ते पहले, जस्ट 1 हफ्ते पहले मैंने पहला वीडियो डाला था। और बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट मत पूछना यार, लेकिन
फिर इंटरेस्ट के बेसिस पे मैं डालता गया। फिर मेरा पहला जो कंटेंट था वो हैकिंग का नहीं था। मैं हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी का कंटेंट पहले नहीं डालता था। अगर मेरे आप पुराने वीडियोस देखोगे, बहुत ही पुराने, तो उसमें मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स डाले हैं कि हाउ टू डू दिस इन विंडोज, हाउ टू डू दिस इन एंड्रॉइड, मतलब वॉल्ट कैसे यूज करते हैं या इमेज कैसे हाइड करते हैं, स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं, ये सब मैंने नॉर्मल टिप्स एंड ट्रिक्स डाले हुए थे। तो वैसे ही मेरा कंटेंट है, वैसे ही मेरा इंटरेस्ट आया इसमें। और अगर इस फील्ड की बात करें, हैकिंग में कैसे मैं आया यहाँ पर, तो हैकिंग की स्टोरी थोड़ी अलग है। मेरी इंटरेस्ट करीब चालू हुई थी क्लास 9th में, जब मेरा एक दोस्त था उससे मेरी इंटरेस्ट चालू हुई थी। तो उसके बाद मैंने सोचा, जब मेरा एक वीडियो वायरल हुआ था 2017 में, करीब एक वीडियो मेरा वायरल हुआ था यूट्यूब पे, मतलब वायरल नहीं, थोड़ा ज्यादा चला था, करियर्स इन एथिकल हैकिंग, हिंदी में मैंने डाला था और उसमें काफी सारे व्यूज थे। मतलब वो वीडियो में मुझे इतने कमेंट्स आए कि भाई और बताओ, ये फील्ड में क्या करें, ये फील्ड में क्या करें, गाइडेंस दो मुझे। तो इतने सारे कमेंट्स आए मुझे, तो मुझे लगा कि भाई अब इस पे मुझे कंटेंट बनाना चाहिए। तो आपको ये देखना है कि आपका कौन सा कंटेंट लोग वैल्यू कर रहे हैं, लोग देख रहे हैं, तो आप उस पर ही बढ़ो आगे, जो आपका इंटरेस्ट भी है। तो मेरा इंटरेस्ट भी था, तो मैंने उसमें से ही चालू करना, फिर मतलब वीडियो बनाना चालू किया। पूरा हैकिंग में घुस गया था मैं। पहले तो बहुत ही बेसिक, मतलब थ्योरी वीडियोस, फेस कैम भी नहीं था मेरा, सिंपल माइक से करता था मैं। तो इसीलिए मैंने चालू किया साइबर सिक्योरिटी। फिर मैं उसी में गया, मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा कि मैंने क्या डाला है पहले से। मैं साइबर सिक्योरिटी में घुस गया। और ग्रोथ की बात करें तो उस टाइम पे मेरी ग्रोथ थी नहीं, आप मानोगे नहीं कि जो मेरा वीडियो था करियर्स इन एथिकल हैकिंग, उसके व्यूज आने के चक्कर में, मतलब 100 सब्सक्राइबर्स में नहीं थे उस टाइम पे मेरे। तो उस वीडियो पे व्यू आ रहे थे, तब जाके मेरे 100 सब्सक्राइबर्स हुए थे। 1-1.5 साल बाद मेरे 100 सब्सक्राइबर्स हुए थे। लेकिन उस वीडियो के ग्रो होने के बाद करीब 3 महीने में 100 से 1000 सब्सक्राइबर्स हो गए। उस टाइम पर काफी बड़ी ग्रोथ थी, मैं काफी खुश हुआ था। लेकिन ब्रेक थ्रू कब आया, टर्निंग पॉइंट कब आया, पिछले साल आया था, जब मैंने रायपुर से इंटर्नशिप की एज अ साइबर सिक्योरिटी ट्रेनर। वहां पर मैंने कुछ वर्कशॉप्स ली थी एथिकल हैकिंग में, और उसको मैंने यूट्यूब पर डाल दिया था। तो मैंने एक वीडियो डाला था, करियर्स इन एथिकल हैकिंग वर्कशॉप एथिकल हैकिंग का, पिछले साल डाला था जुलाई में, करीब जून जुलाई में। तो उसमें इतने व्यूज आ गए, मतलब वो एकदम, मतलब उसने सारे रिकॉर्ड्स ही तोड़ दिए मेरे चैनल के, सारा स्टैट्स वगैरह सब हिला दिया उसने। इतने सारे व्यूज हैं, आज आप जाके देखोगे तो उसमें करीब 4 लाख व्यूज होंगे, करीब उसके आसपास। तो उस वीडियो से मानोगे नहीं आप, करीब उस वीडियो से मेरे चैनल पर लगभग 50,000 सब्सक्राइबर से ज्यादा उसी वीडियो से आए हैं। और उसी ने मुझे इतना ज्यादा अभी फेम दिलाया है, बहुत ही ज्यादा फेम दिलाया है इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और मैं सर का काफी शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, जिन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया था वर्कशॉप्स लेने का। तो बस वही मेरा टर्निंग पॉइंट था। उसके बाद से मेरी ग्रोथ इतनी हुई है, उसके बाद से मतलब हर वीडियो पे काफी व्यूज आते हैं। और आज 90K तक पहुंचने के लिए उस वीडियो का बहुत बड़ा हाथ है। उसके बाद कंसिस्टेंसी का हाथ है कि मैंने डालता गया, बस फिर रुकना नहीं है। तो चलो गाइज, तुमने जाना कि कैसे अंश यहां तक पहुंचा 90K तक, 0 से 90K तक, कैसे कैसे यूट्यूब जर्नी उनका था, सब कुछ पता चल गया तुम लोगों को उसका। अब एक और सवाल जो जनरली सब्सक्राइबर्स पूछते हैं मेरे से, यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर स्पेशली जो साइबर सिक्योरिटी के कंटेंट डालता है, ठीक है, वो ये है कि यूट्यूब साइबर सिक्योरिटी के काफी सारे कंटेंट को लिमिटेड रखती है। काफी सारे कंटेंट तुम पोस्ट नहीं कर सकते यूट्यूब पे, स्टिल हमें मैनेज करना पड़ता है। हमें वो कंटेंट्स, हमें हमेशा अपडेटेड कंटेंट्स डालना पड़ता है। साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड कंटेंट्स यूट्यूब पे ऑलवेज डालना, ऑलवेज पुटअप करना, ये काफी ज्यादा जो है वो चैलेंजिंग होता है, क्योंकि हमें हमेशा नए कुछ कॉन्सेप्ट, नई चीजें डालनी पड़ती है। बाकी वाइन्स और कॉमेडी जो होता है उसमें तो आप स्क्रिप्टिंग कर लेते हो, कोई सा भी एक सिनेरियो इमेजिन कर लेते हो, उसके स्क्रिप्टिंग करते हो। बट यहां पे आपको एक्चुअल चीज डालनी पड़ती है। आप इमेजिन नहीं कर सकते, कुछ भी इमेजिन करके कोई भी टेक्नोलॉजी डाल दिया, ऐसा कुछ नहीं कर सकते आप। तो ये चीज जो है वो कितनी ज्यादा चैलेंजिंग है तुम्हारे अकॉर्डिंग, क्योंकि ये चीज तो मेरे साथ भी लागू होती है, हर एक यूट्यूबर जो कि इस फील्ड में साइबर सिक्योरिटी के है उसको ये लागू करती है, ये चीज लागू होती है उस पर। तो इस चीज को कैसे, इस चैलेंजेस को कैसे मैनेज करते हो तुम? तो अभी का सिनेरियो अगर आप देखें तो यूट्यूब पे हैकिंग से रिलेटेड कंटेंट डालना बहुत ही मुश्किल हो गया है, मतलब सिखाना भी मुश्किल हो गया है। चाहे आप थ्योरी डालो, प्रैक्टिकल डालो, सब कुछ मुश्किल हो गया है। यूट्यूब के एल्गोरिथम के हिसाब से अगर आप कोई ऐसा टर्म यूज करते हो, फॉर एग्जांपल आपने सोशल मीडिया हैकिंग यूज कर लिया, जैसे हाउ टू हैक इंस्टाग्राम या हाउ टू हैक फेसबुक या हाउ टू यूज दिस मालवेयर टू हैक दिस, मतलब मेटास्प्लॉइट, कार्डिंग, फिशिंग, ये सब अगर आप टर्म्स यूज करते हो ना, तो यूट्यूब पकड़ लेता है उनको। काफी सारी चीजें होती है, टाइटल होता है, थंबनेल होता है, फिर टैग्स होते हैं, डिस्क्रिप्शन होता है, इनमें से कहीं पर भी उसको कुछ ऐसा कंटेंट, ऐसा टर्म या टैग मिला तो वो फ्लैग कर देता है उसको, और फिर स्ट्राइक आती है आपके चैनल पे। फिर आपका चैनल को मतलब एकदम सस्पेंड करने का डर रहता है। लेकिन पर्सनली अगर मैं आपको बताऊं तो मेरे लिए, मेरे चैनल पर आज तक ऐसी कोई अनहोनी नहीं हुई है, कोई स्ट्राइक नहीं आई है हैकिंग के कंटेंट से रिलेटेड। मतलब जो स्ट्राइक्स आई भी हैं तो वो किसी और कंटेंट के लिए थी, हैकिंग से नहीं थी।
तो मेरे चैनल पर आज तक नहीं आई है, लेकिन ये भी इसका मतलब ये नहीं है कि किसी चैनल पर नहीं आती है। बहुत ही मुश्किल है आजकल कंटेंट डालना। मैं तो वैसे बहुत ही ज्यादा थ्योरी डालता हूं, मैं इसीलिए थ्योरी डालता हूं ताकि मुझे दिक्कत ना हो यूट्यूब पे ग्रो करने के लिए। और फिर लोग बोलते हैं कि यार प्रैक्टिकल नहीं डालते, आपको नहीं आता, लेकिन मेरी मजबूरी है, मैं प्रैक्टिकल नहीं डाल सकता। ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं आता है, मैं डालता हूं, अपने कोर्सेज में डालता हूं। अगर आपने कोर्स लिया होगा तो आप जानते होंगे, लेकिन ये डालना बहुत मुश्किल है आजकल यूट्यूब पे। लेकिन मैं क्या बोलता हूं, एक छोटी सी एडवाइस अगर मैं दूं तो इसके लिए आप क्या करो कि आप प्रोफेशनल टर्म्स यूज करो। आप जितना प्रोफेशनल हो सको उतना आप ट्राई करो। आपने देखे होंगे काफी सारे चैनल्स यूएस के भी या हैकिंग के बहुत सारे चैनल्स हैं जिनका कंटेंट रहता है, प्रैक्टिकल भी रहता है, लेकिन उनकी स्ट्राइक्स नहीं आती हैं। क्यों नहीं आती? क्योंकि वो टर्म्स यूज करते हैं ऐसे, जैसे आप पेनिट्रेशन टेस्टिंग यूज करो, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट यूज करो, अटैक्स के नाम लो, ऐसा ऐसा करो। आप मतलब डायरेक्टली आप हैकिंग वगैरह यूज मत करो वर्ड को। एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं लगना चाहिए कि आप एकदम इलीगल काम कर रहे हो, कार्डिंग वगैरह कर रहे हो। तो उसमें क्या होता है कि मतलब ऐसा भी नहीं कि आपका पूरा मतलब सारे चैनल्स के साथ यही होता है। ऐसा भी होता है कि आपका जो पास्ट हिस्ट्री है उसको देखा जाएगा कि आपने पास्ट में कुछ इलीगल काम किया है क्या, आपके पास पास्ट में कोई स्ट्राइक वगैरह है क्या, तो उस केस में ज्यादा चांस रहते हैं फिर से स्ट्राइक आने के। तो यही सब कुछ छोटी मोटी चीजें आपको बहुत ही ध्यान से चलना पड़ता है। अंगारों पे चलने वाला काम है, ये बहुत ही रिस्की है, लेकिन यूट्यूब पे डालना रिस्की है। मतलब ऐसा भी नहीं है कि आप नहीं आ सकते, काफी चांस है इसका, लेकिन बहुत ही ध्यान से चलो यार, बहुत ही सोच समझ के एकदम कंटेंट भी डालो तो एकदम लीगल कंटेंट डालो जो आप डाल सकते हो, जो आप सिखा सकते हो। इलीगल कंटेंट नहीं डालना है यहाँ पे, जो मतलब पायरेटेड कंटेंट भी नहीं डालना है। तो थ्योरी डालो तो ज्यादा सही रहेगा, लेकिन प्रैक्टिकल भी आजकल अलाउड है, लेकिन अच्छे से डालो एकदम, मतलब प्रोफेशनल टर्म्स यूज करके। तो मैं यही बोलूंगा। तो अंश ने बता दिया कि कैसे वो चैलेंजेस को मैनेज करता है। बेसिकली हर यूट्यूबर को ये चैलेंज मिलता है, हर एक साइबर सिक्योरिटी यूट्यूबर जो होता है, जो इस फील्ड में ऐसे वीडियोस डालता है, उसके लिए। अब अंश से मेरा एक पर्सनल निजी सवाल उससे, जो कि ऑब्वियसली मेरे व्यूअर्स जानना चाहेंगे जो भी इस वीडियो को व्यू कर रहे हैं, कि अंश अपनी कोई एक अचीवमेंट बताओ जो अभी तक मतलब लाइफ में अब तक तुमने अचीव किया हो, स्पेशली इस फील्ड में हो या फिर किसी भी तरह का अचीवमेंट हो। अगर अचीव किया है तो उसके बारे में थोड़ा सब्सक्राइबर्स को, व्यूअर्स को मेरे बताओ, ताकि उनको एक मोटिवेशन मिले कि हम जो हैं वो मेहनत करते हैं तो उसका फल कभी ना कभी मिलता ही मिलता है। तो प्लीज अपने अचीवमेंट के बारे में थोड़ा बताओ। ओके, तो अपनी बात अगर मैं करूं आपसे, तो मेरी लाइफ का जो रियल अचीवमेंट होगा, पूरी लाइफ का जो मेरा गोल होगा, तब अगर वो क्लियर हुआ तो मैं बोलूंगा कि मैंने अचीव कर लिया है। लेकिन उसके लिए भी बहुत मेहनत करनी है, बहुत हसल करना है यार, अभी बहुत टाइम है उसमें। लेकिन अभी तक की फिलहाल तक जहां तक मैं अभी हूं, तो इस टाइम तक की जो अचीवमेंट मुझे लगती है कि मेरे सबसे बड़ी है, वो कॉलेज टाइम पे है। मेरी कॉलेज की देन है वो। तो एक बार क्या था कि मैं जब सेकेंड ईयर में था, तो उस टाइम पे एक स्कीम थी जो हमारे कॉलेज में, हमारा कॉलेज लखी था, तो उसमें एक स्कीम थी कि आप टीचर स्टूडेंट एक्सचेंज कर सकते हैं बाहर की यूनिवर्सिटी से। यूनिवर्सिटी थी सिलेशियन यूनिवर्सिटी, यूरोप की यूनिवर्सिटी थी, इरेस्मस प्लस प्रोग्राम था। तो उसमें क्या होता है कि टीचर स्टूडेंट एक्सचेंज होते हैं, कि यहाँ के कुछ स्टूडेंट वहां पढ़ने जाएंगे और वहां के कुछ यहाँ आएंगे, टीचर्स भी आएंगे। तो उसमें क्या होता था कि हम लोगों के मतलब पूरे बैच में 4 लोगों को सिलेक्ट किया जाना था, ठीक है। और एक हमारी यूनिवर्सिटी, एक हमारा कॉलेज था और एक डीयू था, दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो मेरे ख्याल से वहां पर भी 4 होंगे, यहां पर भी 4 थे। तो उस पूरे ईयर में सिर्फ 8 स्टूडेंट्स थे पूरे इंडिया भर से जो सिलेक्ट होने वाले थे। तो उसमें से मैं अपने आप को लकी मानता हूं कि मैं भी एक था, और मैंने करीब 3 महीने वहां पे पढ़ाई की है। एक सेमेस्टर, 5th सेमेस्टर जो हमारा था यहाँ पर इंजीनियरिंग का, तो मैंने वहां पढ़ाई की है चेक रिपब्लिक में, सिलेशियन यूनिवर्सिटी में। तो मैं अपने आप को काफी ज्यादा इसमें लकी मानता हूं कि मैं भी एक था उसमें से। और अपनी स्किल्स की, मतलब स्किल्स के दम पे, मेहनत के दम पे अगर मेरा सिलेक्शन हुआ, तो ये काफी मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात थी, बहुत बड़ा अचीवमेंट अभी तक फिलहाल का। और ये सिर्फ इतना नहीं है कि आपको यहां से जाना था, वहां तक जाना था और वापस भी आना था, वो पूरा जो मेरा एक्सपेंस था वो सब कुछ 100% स्कॉलरशिप के साथ था। मतलब कुछ भी आपको देने की जरूरत नहीं है, आप पढ़ के आओ, वापस आओ, पूरा आपका रीइंबर्स हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरे कुछ पैसे नहीं लगे थे, 100% स्कॉलरशिप थी, और काफी बड़ा प्लेटफॉर्म था, काफी बड़ा एक्सपोजर मिला, एकदम नई दुनिया में गए थे अपन, काफी कुछ हमने एक्सप्लोर किया। तो पर्सनली मेरे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट है अभी तक, और इसके लिए मैं अपने कॉलेज को, अपने ब्रांच को बहुत ही शुक्रिया कहना चाहूंगा। और बस ये एक अचीवमेंट है। और एक और अचीवमेंट है जो आप शायद जानते होंगे कि अभी फिलहाल मेरे 100K सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं। तो मेरे YouTube पे आने का एकमात्र गोल यही था कि मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर्स हो जाएं, उसके बाद जितने भी बड़े मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये मेरा गोल था YouTube का जो मुझे अचीव करना है। तो ये कुछ दिनों में होने वाला है, तो यही नेक्स्ट मेरा सबसे बड़ा अचीवमेंट होगा, जो उसके बराबर ही होगा लगभग। तो मैं बस वेट कर रहा हूँ उसका, जब हो जाए तब मजा आ जाएगा।
थैंक यू अंश अचीवमेंट्स के बारे में पूरा डिटेल में बताने के लिए। एंड अब जो है मेरा अगला सवाल है अंश से, और गाइज ये सवाल जो है वो मैं अंश से करना चाहूँगा पूरे साइबर सिक्योरिटी कम्युनिटी के तरफ से। ठीक है, ये मैं सवाल करता हूँ कि अंश ये बताओ मुझे कि इस साइबर सिक्योरिटी फील्ड में घुसना, इसमें बने रहना, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ है, बहुत ही बड़ी एक चुनौती टाइप है, बहुत ही एक बोल सकते हो तुम कि बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग टाइप है। अब इस फील्ड में तुम्हें किससे इंस्पिरेशन मिला कि मैं इस फील्ड में जाऊंगा? इवन एज अ कॉलेज स्टूडेंट तुम कैसे अपने आप को इंस्पायर करते हो, मोटिवेट करते हो? क्योंकि कभी कभी क्या होता है, वीडियोस पे व्यू नहीं आते, वीडियो सही से चलती नहीं है, कभी कभी हेटर्स आ जाते हैं, हेट कमेंट्स होते हैं, कभी कभी कुछ ऐसा निगेटिविटी टाइप फैल जाता है, फिर भी तुम इस फील्ड में लगे हो, फिर भी यूट्यूब पे वीडियोस डालते हो, तो अपने आप को मोटिवेट कैसे करते हो इस चीज के लिए कि नहीं मुझे इस चीज में लगे रहना है, मुझे बने रहना है, और कैसे ये सब चीजें हो पाती है? प्लीज बताओ मेरे व्यूअर्स को। तो मेरी जर्नी कुछ ऐसी थी कि ये बात है करीब क्लास 9 की, जब मैंने स्कूल चेंज किया था तो सब कुछ नया है, पूरा एनवायरमेंट नया था। उस टाइम पे मेरे कुछ नए दोस्त बने थे, और उस टाइम पे मेरा एक दोस्त था, मतलब फिलहाल उतना दोस्त नहीं था उस टाइम पे, नया ही था, तो मेरे दोस्त का दोस्त था वो। तो उस टाइम पे क्या था कि वो क्लास में आता था, मतलब उस टाइम पे क्या होता है कि हम लोग बच्चे होते हैं ना, तो बच्चों वाले हैकिंग में ज्यादा इंटरेस्ट रहता है कि ये गेम, मतलब गेम में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। मैं बहुत ही गेम खेलता था उस टाइम पे। 2008 में करीब मैं क्लास 5 में होऊंगा, तो उस टाइम पे पहला कंप्यूटर आया था मेरे पास, तो उस टाइम पे बहुत गेम खेलता था मैं, सिर्फ गेम के लिए लिया था मैंने। तो क्लास 9 में जब मैं था तो एक बंदा था, वो क्या करता था कि वो आके क्लास में डिस्कस करता था कि ये गेम है, ये गेम मैंने खेला, और लेकिन वो कुछ नॉर्मल डिस्कशन नहीं करता था, वो कुछ मतलब एकदम थोड़ा एडवांस टाइप का लगता था मुझे। वो बोलता था कि यार मेरे पास जो एक गेम था उस टाइम पे, नीड फॉर स्पीड मोस्ट वांटेड, तो उसमें क्या था, वो मैं भी खेलता था, मुझे पता था उसके बारे में। तो वो बोलता था कि यार मैंने हीट लेवल 9 तक खेला है, हीट लेवल 10 कर दिया मैंने, मेरे पास अनलिमिटेड है, मैं हैक्स एडिटर यूज करता हूँ, गेम्स की वैल्यूज चेंज करता हूँ, मैं लेवल 1 जो है मेरा, वो मैं इजीली पार कर जाता हूँ, एकदम डायरेक्टली पहुंच जाता हूँ, मैंने रेजर को हरा दिया बहुत ही आसानी से। मतलब ऐसा चीजें करता था वो गेम्स की वैल्यू चेंज करके कि मुझे समझ ही नहीं आता था कि ये क्या कर रहा है, ये कैसे कैसे होता है। ये मैं भी करना चाहता था, मैं भी कुछ ट्रिक वगैरह करना चाहता था, तो वो बोलता था कि मैं हैक करके खेलता हूँ। तो उस टाइम से मुझे पहले इंट्रोड्यूस हुआ था इस टर्म का, हैकिंग का। मतलब हैकिंग का पहले मुझे ये कंसेप्शन था कि हैक मतलब कुछ चीज बायपास करना या कुछ वैल्यू चेंज करना, अपने हिसाब से कुछ सॉफ्टवेयर से काम करवाना, लेकिन उतना ज्यादा आइडिया नहीं था मेरे पास। तो मैं तो एकदम शॉक हो गया कि भाई कैसे करता है ये। फिर घर जाकर मैंने भी देखा कि ऐसा कुछ होता है क्या। उस टाइम पर नेट नहीं था हमारे पास, मेरे पास एक मम्मी की मोबाइल थी, वो बार फोन होती है, तो उस टाइम पे बैलेंस से इंटरनेट चलता था। उस टाइम पे मैंने उनको बिना बताए यूज किया था, काश ये वीडियो वो ना देखें, चलो ठीक है। तो मैंने बहुत सर्च किया नेट पे कि ये क्या होता है, मतलब ये सॉफ्टवेयर होते हैं, हैक्स एडिटर क्या होता है, कैसे चेंज करते हैं, बहुत सर्च किया, बहुत रिसर्च किया, लेकिन तब मतलब कुछ समझ में नहीं आया मुझे, मैं कुछ कर नहीं पा रहा था। बहुत दिन से मैं उससे फिर पूछता गया, बहुत ही हिम्मत जुटा के मैंने उससे पूछा कि भाई ये कैसे करता है, तो ये क्या बोल रहा है, तो वो बताता नहीं था। मतलब उस टाइम पे होता है ना कि ईगो वाली बात आ जाती है, तो वो नहीं बताता था, भाई मैं नहीं बताऊंगा, तेरे को करना है तो कर, मैं अपने लिए यूज करूंगा। और फिर मुझे और क्यूरियोसिटी हुई, और थोड़ा मुझे लगा कि भाई ये बता नहीं रहा है, तो फिर क्या ये इतना स्पेशल क्या है इसमें। तो मैंने फिर घर में जाकर के फिर सर्च किया बहुत ही जोरदार कि अब तो भाई मुझे करना ही, अब तो ईगो पे बात आ गई है। तो मैंने सर्च किया बहुत ज्यादा, मैंने देखा कुछ हद तक मैं सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके कुछ इधर उधर करके, मतलब वैल्यूज चेंज करके कुछ हद तक मैं खेल पाया था उसको। तो सेल्फ सेटिस्फैक्शन हुआ था कि मैं कुछ हद तक कर पा रहा हूं, लेकिन फिर भी उसके लेवल तक मैं नहीं पहुंच पा रहा था। बस यही मेरा मोटिवेशन था कि भाई वो कर पा रहा है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं भी कर सकता हूं। बस हो, मतलब ये तो लगभग बच्चों वाला ही था। मैं जानता हूं कि ये एकदम गेम में हैक करना या सोशल मीडिया हैक करना, वो बच्चों वाला ही इंटरेस्ट आया था उस टाइम पे। हम सबको पहले बच्चों वाला ही आता है आज की दुनिया में, लेकिन काफी एडवांस्ड हो गया है। तो उस टाइम पे इंटरेस्ट वैसे ही आया था, मतलब मोटिवेशन वैसे ही आया था पहली बार कि हैकिंग करनी है, अब तो हैकिंग में जाना है। उसके बाद मतलब लगभग 9, 10, 11, 12 पूरा मैं उसके साथ ही था। वो मेरा अच्छा दोस्त बन गया, उसके साथ रहते रहते इतना कुछ मैं सीखा हूं, इस फील्ड में आया हूं, इस फील्ड में इंटरेस्ट आया है मेरा। वो हमेशा आगे ही रहता था मेरे से उस टाइम तक। तो बहुत कुछ जाना मैंने, जितना आगे बढ़ता गया। और आप इस टर्म से मैं इंट्रोड्यूस हुआ हूं, एथिकल हैकिंग, इसके सर्टिफिकेशंस होते हैं, ये सब होता है। ये तो भी रिसेंट में पता चला है, उस टाइम पर नहीं था इतना पता। तो आज हम लोग एथिकल हैकिंग से रिलेटेड हैं, एथिकल हैकिंग को हम जानते हैं, लीगल क्या होता है, लीगल क्या होता है, तो सब समझ चुके हैं। लेकिन जो इंस्पिरेशन था वो उसने दिया था, और उसके कारण मैं आया हूं। तो कॉलेज की बात की जाए कि कॉलेज में कैसे इंस्पिरेशन मिलता है, तो यार बहुत ही दिक्कतें होती है। अगर यूट्यूब पे बात करें, हैकिंग का जो कंटेंट है,
कॉलेज के साथ साथ आपको कंसिस्टेंट रहना बहुत मुश्किल हो जाता है, मतलब बहुत ही डिफिकल्ट होता है। और लाइफ हमेशा सेम नहीं होती आपके लिए, कभी कभी अप्स एंड डाउन्स होते हैं, डिमोटिवेशन होता है और डिप्रेशन भी जाते हैं। मतलब बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं सबकी लाइफ में कि डिप्रेशन में जाते हैं लोग, और मूड हमेशा अच्छा नहीं होता वीडियो बनाने का, एकदम एनर्जेटिक मूड नहीं होता है। तो आपको मैनेज करना पड़ता है। यूट्यूब पे हमेशा आपको सामने ऐसा आना पड़ता है कि आपके साथ कुछ नहीं हुआ है, वही स्माइलिंग फेस लेकर आओ और लोगों को बताओ आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, उनको कोई आइडिया ही नहीं है। तो ये सब काफी सारी चीजें हुई हैं, बहुत सारे सेटबैक्स हुए हैं बीच में, लाइफ में काफी कुछ ऊपर नीचे भी हुआ है, लेकिन उसके बाद भी कंटेंट बनाना नहीं छोड़ा। और उसके बाद मैंने मतलब आजकल क्या हो रहा है कि मेरे साथ बहुत ज्यादा हेट फैल रही है, बहुत ही नेगेटिविटी फैल रही है, कुछ करो लोगों के लिए। तो काफी लोग होते हैं जो एकदम हेट, मतलब उनको किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता, बस वो हेट फैलाते हैं। तो उनसे आपको काफी डिमोटिवेशन मिलता है। लेकिन आप उनको छोड़ के इनको देखो जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, जो आपके लिए देख रहे हैं। आप इनके लिए कंटेंट बना रहे हो, इनके लिए नहीं बना रहे हो। तो आप इनको देख के, इनको सोच के मोटिवेशन लो, कंटेंट हमेशा बनाते रहो, आपको जो अच्छा लगता है वो करो। लोग हमेशा दो तरीके के होंगे, हर चीज के दो पहलू होते हैं, अच्छा और बुरा। तो अगर कोई आपको हेट कर रहा है, अगर कोई आपके पीठ पीछे आपकी बातें कर रहा है, ये सब कुछ कर रहा है, तो आप समझ जाओ कि आप आगे बढ़ रहे हो, आप उनसे आगे हो, तभी वो आपसे पीछे है। तो ऐसे लोग हमेशा आपको मिलेंगे, और जितने ज्यादा मिलेंगे उतना समझ जाओ कि आप बहुत आगे बढ़ रहे हो, उतना आगे बढ़ रहे हो आप। तो इनके लिए काम करो, इनके सपोर्ट के लिए काम करो, बस अच्छा काम करो खुद से, जो आप कर सकते हो मेहनत करो यार। बस आपको ये देखना है कि आपको क्या पसंद है, आप क्या करना चाह रहे हो, बस ये करो लाइफ में, ऐसी इंस्पिरेशन मिलता है आपको। और ऐसा भी नहीं है कि हमेशा जो क्रिटिसिज्म है वो बुरे लोग ही फैलाएंगे, अच्छे लोग भी आपको क्रिटिसाइज करेंगे ताकि आप इंप्रूव कर पाओ। वो आपका अच्छा चाहते हैं, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म पे आप ध्यान दो। जो अच्छे लोग आपके लिए चाह रहे हैं, आप इंप्रूव करो अपने आप को, उसको पॉजिटिव वे में लो। लेकिन जो बुरे लोग हैं उनके लिए मैं यही बोलना चाहता हूं, बिना मतलब के जो हेट फैलाते हैं, कि साइलेंस इज द बेस्ट आंसर। उन पर ध्यान ही मत दो, उन पर आप पीछे मुड़ के अटेंशन नहीं दोगे तब तो उनको यही लगेगा कि मैं भैंस के आगे बीन बजा रहा हूं, तो वो अपने आप चुप हो जाएंगे। तो मेरा यही फंड है कि मैं पहले से वैसे भी कम बोलता हूं, तो इन लोगों पे टाइम वेस्ट करूंगा तो मैं यहां क्या बनाऊंगा। तो इसीलिए इस चीज पे फोकस करो, इधर उधर की बातें सब भूल जाओ और अपने आप को बस इंस्पायर्ड रखो। बस यही है हमारा फंडा। तो अंश ने बताया कैसे वो मोटिवेट करते हैं खुद को और कैसे आपको भी करना चाहिए। अब अगला सवाल मेरा अंश से है कि काफ़ी मेरे सब्सक्राइबर्स ये सवाल करते हैं कि भाई सर्टिफिकेशन की क्या वैल्यू है, सर्टिफिकेशन हमें करना चाहिए क्या, किसी साइबर सिक्योरिटी कोर्स की या फिर किसी साइबर सिक्योरिटी ऐसे इंटरनेशनल कोर्सेज होते हैं जैसे CEH होते हैं, OSCPs होते हैं, OSCP वगैरह हो गया, इनके सर्टिफिकेशन करने चाहिए क्या, वर्थ है क्या इतने पैसे दे के, लाख लाख रुपए पैसे लगा के आपको ये सर्टिफिकेशन करके, क्या ये वाकई वर्थ है? और अगर सर्टिफिकेशन कर रहे हैं तो किसका सर्टिफिकेशन ज्यादा बेटर होता है, CEH OSCP में कौन सा सर्टिफिकेशन आपको करना चाहिए यूजुअली वैसे करके, या फिर बिना सर्टिफिकेशन के भी काम चल जाएगा अगर सिर्फ आपको नॉलेज है? तो प्लीज इसको अगर तुम इलैबोरेट थोड़ा करके बताओ, तो मेरे व्यूअर्स का ये बहुत ही कॉमन सवाल है। तो देखो, सर्टिफिकेशन की जब बात आती है तो मैं यही बोलता हूं कि जब आपको जॉब चाहिए, जब आपको एक प्रोफेशनल जॉब चाहिए इस फील्ड में, चाहे वो इंडिया में हो चाहे बाहर हो, तब आपको सर्टिफिकेशन की जरूरत पड़ सकती है। मतलब ये जरूरी नहीं है कि आप सर्टिफिकेशन करो। सर्टिफिकेशन करने लोग क्यों जाते हैं? ताकि बहुत सारे एग्जांपल्स ऐसे, बहुत सारे रीजंस हैं कि लोगों को अपनी स्किल्स को मतलब कार्व करना, अपनी स्किल्स को वो प्रूफ करना चाहते हैं, वो प्रैक्टिस करना चाहते हैं कि उन्हें कितना आता है। तो स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन का जो एग्जाम होता है वो देते हैं, फिर उनको जो रिवॉर्ड मिलता है वो एक सर्टिफिकेट होता है। तो काफी लोग इस तरीके से देते हैं कि उनको खुद की स्किल्स को टेस्ट करना होता है। कुछ लोग इस तरीके से देते हैं कि भाई दूसरे दे रहे हैं तो मैं भी दूंगा, मैं क्यों नहीं दूं, मुझे मतलब दूसरे दे रहे हैं तो मेरे को भी देना है। तो ऐसे जो भेड़ बकरी वाले होते हैं वो भी काफी सारे लोग हैं। लेकिन जिनको जॉब चाहिए एक्चुअल में, वो लोग बहुत ही मतलब बहुत ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनको जॉब के कारण चाहिए होता है। और मैं भी यही बोलता हूं कि अगर आपको खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है, अगर आपको टीचिंग करनी है, अगर आपको मतलब इस फील्ड में उतना इंटरेस्ट नहीं है, मतलब इस फील्ड में आपको जॉब वगैरह नहीं चाहिए, सिर्फ आप इंटरेस्ट के लिए पढ़ रहे हो, तो तब आपको सर्टिफिकेशन की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ स्किल्स को डेवलप करने के लिए सर्टिफिकेशन का जो थप्पा होता है वो उसकी कोई जरूरत है ही नहीं। वो स्किल्स आपको पूछ करके, आपको एनालाइज करके, आपको एसेस करके मैं बता सकता हूं कि आपको कितना आता है। जो इंटरव्यूअर है, जो HR है, वो भी ऐसे बता सकता है कि आपकी स्किल्स कितनी है, आपसे पूछ करके, इंटरव्यू ले करके। लेकिन काफी सारे जॉब्स ऐसी होती हैं बड़े बड़े कंपनीज के, जो अपने रिक्वायरमेंट्स में लिखती हैं कि आपके पास ये सर्टिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। काफी सारी ऐसी चीजें होती हैं, काफी सारी कंपनीज होती हैं जो रखती हैं, तो उनके लिए आपको लेना पड़ सकता है। लेकिन हर किसी में जरूरी नहीं होता है। सिर्फ आपको स्किल्स चाहिए, स्किल्स को हमेशा टॉप प्रायोरिटी देना। बिना स्किल्स के सर्टिफिकेशन का कोई मतलब नहीं है। वो हर फील्ड में अप्लाई होता है, ये साइबर सिक्योरिटी के स्पेसिफिक नहीं है, हर फील्ड में यही है। कि मैं यही बोलूंगा यार कि अगर आपको प्रोफेशनली अगर काम करना है इस फील्ड में तो आप लो। अगर आपका पर्सनल इंटरेस्ट है
पर्सनली अगर आपको खुद से टेस्ट करना है अपनी आपकी स्किल्स को, तो सर्टिफिकेट मत लो यार। बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पर आप खुद से टेस्ट कर सकते हो। और अगर आपको CEH लेना है, CEH की बात करते हैं, सर्टिफाइड एथिकल हैकर, वो अगर आप ले रहे हो अपनी स्किल्स को टेस्ट करने के लिए, तो ये मियर बेवकूफी है। मतलब मैं तो यही बोलूंगा कि यार सिंपल MCQ एग्जाम है वो 2-3 घंटे का, उसमें आप बोल रहे हो कि मैं स्किल्स के लिए लूंगा, मेरे पास वो मिल जाएगा सर्टिफिकेट, मैं स्किल्स अपनी प्रूव कर लूंगा। कोई मतलब नहीं है उसका। आप भी जानते होंगे कि जो एग्जाम होता है MCQ होता है, एप्लीकेशन बेस्ड होता है, लेकिन वो कहीं और से आपको अगर टेस्ट हो पाएगा तो वो मिल जाएगा कहीं और से। सिर्फ स्किल्स के लिए आप सर्टिफिकेशन मत लो। CEH इंडिया में काफी ज्यादा पॉपुलर है जॉब्स के लिए, तो जॉब के लिए जाना चाहते हो तो वो आप ले सकते हो। आपको अगर स्किल्स टेस्ट करनी है ना असली तरीके से, एकदम रियल एनवायरमेंट में, एकदम रिगरस स्किल्स, आपकी एकदम प्रोफेशनल स्किल्स, तो आप OSCP करो, ऑफेंसिव सिक्योरिटी सर्टिफाइड प्रोफेशनल करो आप। वो 24 घंटे का लाइव प्रैक्टिकल एग्जाम होता है जिसमें आपको हैकिंग करनी होती है लाइव सिस्टम्स पे। वो असली एग्जाम है भाई, वो प्रैक्टिकल एग्जाम है, उससे असली आपके स्किल्स, आपकी नॉलेज सब टेस्ट होगा उसमें। आपकी रिपोर्ट राइटिंग स्किल्स जो है, आपकी जो प्रोफेशनल स्किल्स जो है, वो भी आपकी यहाँ पर टेस्ट होने वाले हैं। तो वो रियल एग्जाम है। तो अगर आपको सिर्फ स्किल टेस्टिंग करनी है तो आप प्रैक्टिकल एग्जाम पे फोकस करो। लेकिन आपको जॉब वगैरह चाहिए या पर्सनल इंटरेस्ट के लिए अगर आप दे रहे हो तो आप ऐसे ले सकते हो, CCH जैसे CCNA, RHCS, ये सब आप ले सकते हो, कोई मतलब बड़ी बात नहीं है। लेकिन स्किल्स के लिए मत ले रहा। स्किल्स के लिए आप अच्छा एग्जाम दो, बहुत ही रिगरस एग्जाम दो। आपके जो पैसे खर्च हो रहे हैं वो वर्थ होने चाहिए ना। आपको खुद के पैसे से देना है, मतलब अपने माँ बाप पर इतना प्रेशर मत डालना अभी से। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये जितना आप सोच रहे हो। बहुत ही सोच समझ के सर्टिफिकेट चूज करना, सबकी अपनी अपनी वर्थ होती है। और खुद से एग्जाम दोगे ना, मेहनत से एग्जाम दोगे ना, तब आपको सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि भाई जब आपके पास वो सर्टिफिकेट आएगा ना, तब आपको सेटिस्फैक्शन होगा, तब आपको मेहनत का फल मिलेगा, तब आपको अच्छा लगेगा खुद से जब एग्जाम दोगे तो अंश ने बता दिया सर्टिफिकेशन के बारे में, थैंक यू अंश। एंड अब मेरा जो है एक सवाल जो बहुत ही कॉमन, बहुत ही ज्यादा, एथिकल हैकिंग को बहुत सारे पेरेंट्स इंडिया में समझ नहीं पाते और अपने बच्चों को इस फील्ड में जाने से रोकते हैं। उनको लगता है ये एक क्राइम है, ये एक इलीगल काम है। उनको बेसिकली लगता है कि एथिकल हैकिंग होती है, चोरी ऑनलाइन जो भी ये सब स्कैम वगैरह होता है, ये सब इसमें होता है और ये सब काम सही नहीं है करना। और इसमें जाने से एक तरह से कैसे भी वो थोड़ा कतराते हैं। जो पेरेंट्स होते हैं, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसा करते हैं, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे सोचते हैं। तो इस पर तुम्हारी क्या टिप्पणी है? क्या तुम कहना चाहोगे व्यूअर्स को कि किस तरीके से मतलब कि इन चीज़ों को जो स्टूडेंट्स है वो हैंडल कर सकते हैं या फिर अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर सकते हैं? प्लीज बताओ। तो इन सब टॉपिक्स पे मैंने पहले से वीडियो बनाया भी हुए हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी दिक्कत है यार। मतलब लोग मुझसे बहुत ज्यादा लोग पूछते हैं, बहुत ज्यादा मैसेजेस आते हैं, करीब हर रोज आते हैं कि यार हमारे पेरेंट्स हमको सपोर्ट नहीं करते हैं, या हैकिंग अगर मैं उनको बोलूंगा कि हैकिंग का कोर्स करना है मुझे या सर्टिफिकेशन करना है तो वो मुझे पैसे नहीं देंगे, वो इसके खिलाफ है। लेकिन उनका बहुत ज्यादा पैशन होता है, बहुत मोटिवेशन होता है, बहुत ही मन होता है कि इस फील्ड में आए, इस फील्ड को परस्यू करें, लेकिन उनके घर में इतना ऐसा माहौल नहीं होता कि वो परस्यू कर पाए। मेरा जो खुद का दोस्त है उसकी मैं अगर कहानी बताऊं तो उसका भी कुछ ऐसा ही है कि उसके घर में सपोर्ट नहीं किया जाता, तो उसके कारण उसको भी बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। तो ये काफी ज्यादा इंडिया में बहुत ज्यादा इसका ट्रेंड है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये। इसको टैकल कैसे किया जाए? इसको आप 100% तो टैकल नहीं कर सकते हो, इंडियन सोसाइटी है भाई, आप एकदम से सोच नहीं बदल सकते किसी की, मतलब एकदम बहुत ही लार्ज स्केल पे तो नहीं कर सकते हो, लेकिन अपनी तरफ से इतना कर सकते हो कि आप उनको दिखाओ, उनको रियलाइज करवाओ कि इस फील्ड में लोग कितना अच्छा काम कर रहे हैं और हमेशा से गलत नहीं होता है। गलत और सही का जो डिफरेंस है वो आपको समझाना पड़ेगा। यहाँ पे आप वीडियोस दिखाओ, आप नेविगेटर्स आपकी वीडियोस दिखाओ, आप मेरी वीडियोस दिखाओ उनको, और कुछ ऐसे लोगों की वीडियोस दिखाओ, कुछ ऐसे एग्जांपल्स दो उनको, ताकि उनको समझ में आए कि असली क्या होता है और गलत क्या होता है, व्हाइट हेड क्या होता है और कितने पैसे हैं इसमें। एग्जांपल्स दो कि कौन कितना कमा रहा है, कौन मतलब क्या कर रहा है आज की इस फील्ड में और कितना बड़ा नाम है उनका, और किस किस क्लाइंट्स के साथ उनकी डील्स होती हैं, कितना बड़ा उनका एक्सपोजर है दुनिया भर में। ये सब बताना पड़ेगा उनको, रियलाइज करवाना पड़ेगा। सिर्फ बताओगे, सिर्फ ऐसे मतलब बैठ के उनको समझाओगे तो नहीं आएगा उनको समझ में, वो चुप करा देंगे आपको। एग्जाम्पल के तौर पर आप एक बार ट्राई करो कि आप बग बाउंटी करो, मतलब बग बाउंटी में थोड़ा वो ट्राई करो आप, और एक दो बग्स ढूंढ के दिखाओ जिनके आपको रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, और कितने रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं ये दिखाओ उनको। और कुछ ऐसे क्रिटिकल बग्स हो गए तो उनके $1000 के भी मतलब रिवॉर्ड्स मिलते हैं। तो $1000 कितना होता है आप जानते होंगे, 75,000, फिर बहुत ही बड़ा रिवॉर्ड होता है वो। तो उनको ये दिखाओगे ना तो उनको समझ में आएगा कि भाई इस फील्ड में भी करियर है, और ये इलीगल पैसे नहीं है, कंप्लीटली लीगल पैसे हैं, आपको एकदम शान के साथ मिल रहे हैं वो। और पर्सनली भी अगर बात करूं तो मेरे साथ भी कुछ साल पहले ऐसा ही था, लेकिन अभी मैं जो यूट्यूब पे काम कर रहा हूं, जो कोर्सेस वगैरह से जो भी मैंने अभी तक किया हुआ है इस फील्ड में, जो भी मैं सिखा रहा हूं लोगों को, तो उनको देख के उनको समझ में आ गया कि भाई इसमें भी फील्ड है, इसमें भी करियर होता है,
और जो मुझे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, जो रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, जो बेनिफिट हो रहा है वो समझ रहे हैं उस चीज को, तो आपको बेनिफिट होता है इसमें, वो आपको बताना पड़ेगा इसी तरीके से, कुछ इस तरीके से जो मैंने बोला या जो हम सब कर रहे हैं इस फील्ड में, जो पूरी कम्युनिटी है ना, उनसे आप पूछो, उनसे गाइडेंस लो, हमसे गाइडेंस लो कि कैसे कर सकते हो। हम सुनेंगे, हम रिप्लाई करेंगे, बस यही करना है आपको, और ऑल द बेस्ट। थैंक यू वंस इतना क्लियर एक्सप्लेनेशन देने के लिए। अब जो नेक्स्ट सवाल है मेरा वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल यह है कि काफ़ी मेरे सब्सक्राइबर्स या बहुत सारे यूट्यूबर्स के सब्सक्राइबर्स उनसे पूछते हैं कि भाई कि 10th कर लिया, 12th कर लिया, उसके बाद ग्रेजुएशन करना ज़रूरी है क्या? उसके बाद या फिर 10th कर लिया, 12th करना ज़रूरी है कि एथिकल हैकिंग फील्ड में जाने के लिए, अपने आप को साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बनाने के लिए, अपने आप को एक्सपर्टाइज बनाने के लिए सिक्योरिटी फील्ड में, क्या ये ज़रूरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है? इस पर ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोज़ हैं, मेरी भी हैं, तुम्हारी भी हैं, मैंने भी कितनी बार बोला, इसके जवाब दिए हैं। बट यहाँ पर काफ़ी लोगों को स्टिल बहुत डाउट होता है कि भाई ज़रूरी नहीं है कि 12th करे या फिर ग्रेजुएशन करे, और मैं भी बार बार बोलता हूँ कि ऐसा नहीं है, आपको ग्रेजुएशन ज़रूर करना चाहिए। बट अंश तुम्हारा अपना कुछ इस पे व्यू बताओ कि बहुत लोगों का जो ये मिसकंसेप्शन है कि अरे भाई 10th कर लिया है, 12th और ग्रेजुएशन करने की क्या जरूरत है, हम फिर भी बहुत ज्यादा नॉलेज लेके इसमें एक्सपर्टाइज हो सकते हैं। तो इस थोड़े कुछ मिसकंसेप्शन को दूर करो और मेरे व्यूअर्स को बताओ कि क्या आपको करना चाहिए। अगर आप 10th में है तो आपको क्या करना चाहिए, 12th में है तो क्या करना चाहिए, ग्रेजुएशन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बस मेन फोकस इस पे है, तो प्लीज आंसर इट। तो यार पढ़ाई की अगर बात करें, हम लोग प्रोफेशनल स्टडीज की बात करें, तो उसको बिल्कुल भी आपको नेग्लेक्ट नहीं करना है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप एकदम पीएचडी पे चले जाओ, ऐसा नहीं करना है, लेकिन अभी तो आप 10th पे हो, अगर 10th क्लास में हो तो बिल्कुल भी आपको ये नहीं सोचना है कि आगे करूं कि आगे पढ़ूं कि नहीं पढ़ूं। इसमें कोई दो राय है ही नहीं, आपको पढ़ना है, आपको 12th तक एकदम कॉन्सेंट्रेटेड होकर पढ़ना है। मैं तो ये बोलूंगा कि आप हैकिंग को जितना कम कर सकते हो उस टाइम पर उतना कम रखो। मतलब अगर आप मैनेज कर पा रहे हो, आपकी जो पढ़ाई है उसको अच्छे से मैनेज कर पा रहे हो फुल एफिशिएंसी के साथ, तो ही आप अलग से ये काम करो। अलग से जो लोग पबजी खेलते हैं या जो टाइम पास करते हैं उस एज में, या बार बार घूमते रहते हैं, उस टाइम को आप यूटिलाइज करो, आप अपना कुछ सीखो नया इस फील्ड में जो आप चाहते हो। लेकिन नेग्लेक्ट नहीं करना है, आपको इफेक्ट नहीं होने देना है अपनी नॉर्मल स्टडीज को। 10th में हो तो बिल्कुल भी नहीं। और फील्ड वगैरह की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि आपको पढ़ना कहां तक चाहिए और पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए। लोग बोलते हैं कि यार 10th के बाद करूं या नहीं, बिल्कुल करना है, बिल्कुल छोड़ना नहीं है, कोई दो राय नहीं है। 12th तक जब आप आते हो तो 12th करना है कि नहीं करना है। 11th तो चलो ठीक है, ऐसे पास वास हो जाता है, चलो ठीक है, निकल गया। लेकिन 12th कैसे करना है? 12th भी मैं बता दूं बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर 12th का परसेंट जो है वो आपको लाइफ में हर जगह काम आता है। तो 12th तक तो आपको नेसेसरी करना है, मतलब ऐसे नहीं कि आप छोड़ दो। एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे कि जो लोग 10th में छोड़ दिया, 9th में छोड़ दिया, 11th में छोड़ दिया और भी काफी बड़े हैं अभी इस फील्ड में, उनकी सिचुएशन अलग है यार। सब किसी की अलग सिचुएशन होती है। आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या चाहिए। आपको जॉब चाहिए, आपको बिजनेस खोलना है खुद का। आज के टाइम पे ऐसा हो गया ना कि पढ़ाई नहीं करोगे तो काफी मुश्किल होती है आपको। उस टाइम पे उतना नहीं था, उस टाइम पे लोग ज्यादा नहीं पढ़ते थे, जिस टाइम पे वो लोग थे जो एग्जाम्पल्स है। लेकिन इस टाइम पे काफी इंपॉर्टेंट हो गया है। तो इसीलिए मैं बोलूंगा कि आप 12th तक नॉर्मली पढ़ो, जितना पढ़ना है, कोई सोचना नहीं है। यहाँ पर आप साइड में करते भी रहो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन अब बात ये आती है कि ग्रेजुएशन करना है कि नहीं, ग्रेजुएशन इंपॉर्टेंट है कि नहीं। पर्सनली अगर मैं आपको बताऊं तो मैं ये एडवाइस करूंगा कि आप ग्रेजुएशन कर लो। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बताता हूं कि क्यों इंपॉर्टेंट है। मैं पहले भी बता चुका हूं कि जो कंपनीज होती है ना, वो मोस्टली आपको सर्टिफिकेशन के लिए काफी कंपनीज बोलती हैं कि आप इस फील्ड में आ रहे हो, इसमें जॉब चाहिए आपको, तो पहले आपको थोड़ा प्रूफ दिखाना पड़ेगा कि आप कुछ कर चुके हो या स्किल्स हैं आपकी। तो सर्टिफिकेट चलो सेकेंडरी चीज है, लेकिन सबसे पहले सर्टिफिकेट से भी पहले उन लोग ये देखते हैं कि आपने कहां तक पढ़ा हुआ है। आपकी स्किल्स को डिफाइन किया जाता है ग्रेजुएशन में। कई बार बहुत सारी कंपनीज की ओपनिंग्स रहती हैं, उन लोगों ने रिक्वायरमेंट्स में बताया रहता है कि आपने बीटेक किया हो। बीटेक वाले स्टूडेंट्स को लेंगे अपन इंजीनियर की ट्रेनिंग या वीएपीटी एक्सपर्ट्स या सिक्योरिटी एनालिस्ट में, उन लोग बताते हैं कि भाई आप बीटेक कर रहे हो कि बीसीए कर रहे हो या बी कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप। कुछ ना कुछ बैचलर्स में होना चाहिए आपका, और मोस्ट कॉमनली बीटेक होना चाहिए या टेक्नोलॉजी की फील्ड से होना चाहिए, मैथ्स वाला कुछ होना चाहिए, बी या बीटेक। बीएससी लेते हो, बीसीए लेते हो, तब भी उसमें ज्यादा नहीं है, वो भी कर सकते हो आप। लेकिन मैं बस ये बोलता हूं कि आपको ग्रेजुएशन एटलीस्ट कर लेनी चाहिए। लेकिन बाद में मतलब आपके ऊपर है कि आपको क्या करना है आगे चल के। आपको जॉब वगैरह नहीं चाहिए तो फिर आपके ऊपर है, करो नहीं करो, लेकिन तब भी आपको करो, मैं ये बोलूंगा। क्योंकि पर्सनल प्रोफाइल के लिए बैचलर्स एटलीस्ट काफी मतलब इंपॉर्टेंट होता है। आपके पास टैग लग जाएगा कि आप बीटेक कर रहे हो इस कॉलेज से, और अच्छे कॉलेज से करोगे तो काफी ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। आपके टैग में लगेगा, आपका जो प्रोफाइल होगा उसमें लगेगा। तो रेज्यूमे में
एटलीस्ट बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए। मास्टर्स करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, बीटेक के बाद काफी अच्छी जॉब मिल जाती है। और जिस टाइम पे मास्टर्स करते हो उस टाइम तक आपकी जो इंक्रीमेंट है जो आपका सैलरी का, उस टाइम तक उतना हो जाएगा लगभग जितना आपको एमटेक के बाद मिलने वाला था, ऐसा हो सकता है। तो इसीलिए मेरे ख्याल से बीटेक या कोई भी चलो यार, बीटेक छोड़ो, कोई भी चलो, कोई भी ग्रेजुएशन कर लो। और पर्सनली अगर आपको सीएस में, साइबर सिक्योरिटी में अगर कोई जॉब चाहिए तो मैं बोलूंगा कि यार बीटेक को प्रेफर करो, लेकिन कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप बीसीए कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, आपके ऊपर है। लेकिन मैथ्स में इंटरेस्ट है तो बीटेक करो, मैथ्स का बहुत बड़ा खेल है यहाँ पर इस फील्ड में, लॉजिकल थिंकिंग वगैरह, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स सब बनाता है ये। तो ग्रेजुएशन मेरे हिसाब से करना चाहिए आपको। ओके, वेरी गुड। और नेक्स्ट जो सवाल है अंश, वो सवाल मतलब ऐसे मतलब फैला हुआ सवाल, काफ़ी कॉमन सवाल ये है कि काफ़ी लोग पूछते हैं कि भाई मुझे साइबर सिक्योरिटी फील्ड में जाने के लिए मैथ्स लेना पड़ेगा क्या? मुझे साइबर सिक्योरिटी फील्ड में जाने के लिए बीटेक ही करना पड़ेगा क्या? बीसीए ही करना पड़ेगा क्या? किसी टेक प्रोफाइल से ही आना पड़ेगा क्या? तभी मैं इसमें एक्सपर्टाइज हो सकता हूँ क्या? तभी मैं एक सक्सेसफुल साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट या फिर साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बन सकता हूँ क्या? तो इस पर क्या तुम्हारी टिप्पणी है? ओके, तो देखो ये जो मैथ्स है ना, ये मैथ्स मैंने पहले भी जैसे बताया कि मैथ्स अगर आप करते हो तो आपको एक माइंडसेट जो है आपका वो काफी मतलब इंप्रूव होता है, आपकी जो लॉजिकल थिंकिंग है वो इंप्रूव होती है। जैसे आप मैथ्स पढ़ते हो तो उसमें हम लोग पढ़ते हैं थ्योरम्स पढ़ते हैं, हम लोग लॉस पढ़ते हैं, हम लोग कैलकुलेशंस करते हैं उसमें। तो उसमें आपकी जो थिंकिंग है ना, माइंडसेट वैसे ही हो जाता है, प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की जाए, कैसे अप्रोच होता है प्रॉब्लम सॉल्व करने का, वो बहुत ज्यादा इंप्रूव होता है उससे। लेकिन यहाँ पर एथिकल हैकिंग की बात करें तो उसमें ऐसा नहीं कि एथिकल हैकिंग बहुत जनरल टर्म है, उसके अंदर बहुत सारे सबसेक्शंस है, जैसे बग बाउंटी हो गया, फोरेंसिक्स हो गया, मालवेयर एनालिसिस हो गया, क्रिप्टोग्राफी हो गया, काफी सारे होते हैं। तो अगर हम लोग स्पेसिफिकली बात करें कि मैथ्स कहां पर चाहिए होता है, सबसे ज्यादा मैथ्स चाहिए होता है यहाँ पे क्रिप्टोग्राफी फील्ड में। क्रिप्टोग्राफी पूरा बेस्ड है मैथमेटिकल कंसेप्ट्स पे, जो साइफर्स हैं, जो इंक्रिप्शंस हैं, वो सब मैथमेटिकल हैं। तो अगर आपको रिसर्च करना है क्रिप्टोग्राफी में, स्पेसिफिकली उसी के अंदर जाना है, तो आपको मैथ्स तो आना ही चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है उस टाइम पे। लेकिन ओवरऑल फील्ड में कहीं और जा रहे हो अगर आप, तो मैथ्स उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना आप सोचते हो। लेकिन फिर भी एक प्लस पॉइंट आपको मिलता है, आपका जो थिंकिंग है, जो माइंडसेट है, वो आपका बैठा दिया जाता है कि आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो बहुत ही इजी तरीके से। और हम लोग को बीटेक में 4 साल मतलब 4 सेमेस्टर हमको मैथ सिखाया जाता है, इसीलिए ताकि हमारा जो माइंडसेट है वो क्लियर हो पाए इंजीनियरिंग का, जो एक स्टूडेंट का होना चाहिए। तो इसलिए मैथ सिखाया जाता है उसमें। और अगर आप मैथ्स लेते हो तो आप बीटेक कर सकते हो। तो बीटेक में फायदा यही है, जो 4 साल आपके साथ असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स, फाइल के साथ आपके साथ खेला जाता है, पूरा प्रेशर दिया जाता है, उसका एक प्लस पॉइंट भी होता है कि आपके दिमाग में बैठा दिया जाता है वो सब चीजें, तो आप भूल नहीं पाते हो फिर तो। और काफी सारी चीजें हैं जो एथिकल हैकिंग में आने से पहले आपको सीखनी चाहिए, आपको सीखनी पड़ती हैं, जो आपको बीटेक में सिखाई जाती हैं अच्छे तरीके से, जैसे नेटवर्किंग, यूनिक्स और जो वेब डेवलपमेंट है वो सब सिखाया जाता है, जो लैंग्वेज है वो सिखाई जाती है। तो ये प्लस पॉइंट है इसका। लेकिन एक नेगेटिव पॉइंट भी है इसका, डिसएडवांटेज ये है कि काफी सारी चीजें हैं जो आप अननेसेसरी पढ़ते हो, जो गार्बेज है। फॉर एग्जाम्पल डेटा माइनिंग, कंपाइलर डिजाइन, माइक्रो प्रोसेसर, डेटा स्ट्रक्चर्स, ये सब सिखाया जाता है जो आपको इस फील्ड में उतना नहीं चाहिए। तो ये थोड़ा नेगेटिव हो जाता है, लेकिन ओवरऑल आपको नॉलेज हो जाती है इस फील्ड की। और मैं ये नहीं बोल रहा हूं आपको आप बीसीए करोगे, बीएससी करोगे तब भी आपको सिखाया जाएगा, लेकिन इतना प्रेशर दे कि जितना बीटेक में होता है उतना नहीं सिखाया जाएगा। तो पर्सनल प्रेफरेंस, मैं बीटेक कर रहा हूं तो इसलिए मैं यही बोलूंगा कि आप भी ये करो, एक प्लस पॉइंट है आपके लिए। लेकिन कुछ भी कर सकते हो, आपके ऊपर है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है ही नहीं कि आपको बीटेक ही करना है। आप कुछ भी कर सकते हो, डिपेंड करता है आपकी कंडीशन क्या है, आपको क्या करना है, आपका इंटरेस्ट क्या है, आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से जज कर सकते हो। बाकी आप कोई भी डिग्री करो, एथिकल हैकिंग का कोई प्रोफेशनल स्टडी नहीं है इंडिया में, चाहे आप कहीं भी ले लो। एथिकल हैकिंग का कोई ऐसा प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में नहीं सिखाते हैं, आपको अलग से ही पढ़ना है, आपको इधर उधर भटकना ही पड़ेगा। मैं हमेशा यही बोलता हूं। और कोई भी डिग्री करो आप, तो इसीलिए आपको पढ़ना खुद से है, चाहे डिग्री कोई भी करो फर्क नहीं पड़ता है, पढ़ना तो खुद से ही है, चाहे बीटेक करो तब भी। तो वो आपके सेल्फ स्टडी पर डिपेंड करता है कि आप कितना कर पा रहे हो, कितना सीख पा रहे हो, कितना गाइडेंस मिल रहा है आपको दूसरों से, और जो आर्ट ऑफ गूगलिंग है वो कितना अच्छा है आपका। तो बस ये सब मैटर करता है, डिग्री उतना मैटर नहीं करता, लेकिन एटलीस्ट डिग्री मैटर करती है। कौन सी डिग्री ये मैटर नहीं करता। सो थैंक यू फॉर योर एक्सप्लेनेशन अंश। एंड अब जो सवाल मैं पूछूंगा वो काफ़ी एक ज़रूरी सवाल तुमसे रिलेटेड, तुम्हारे चैनल से रिलेटेड, कि 0 से लेके 90K तक और जल्द ही 100K क्लब में शामिल होने वाला है बिटेनटेक यूट्यूब चैनल। तो ये जो फीलिंग है अंदर की, वो कैसी लगती है? वो फीलिंग अंदर से कैसा फील कराता है? किस टाइप का फीलिंग ये प्रोवाइड करता है? क्या क्या मतलब
कितना अच्छा फील कराता है, या फिर कैसा लगता है जब दिखता है कि मैं 0 से 90,000 तक पहुंच चुका और जल्दी अब 100K पे आने वाला हूं। एक माइलस्टोन जो हर यूट्यूबर का एक सपना होता है, पहला माइलस्टोन 1 लाख सब्सक्राइबर्स का। तो इस पर अपनी कुछ फीलिंग्स, थोड़ी बहुत फीलिंग्स अपनी प्लीज शेयर करो सब व्यूवर्स के साथ। फीलिंग का तो अब मैं क्या बताऊं आपको, जो 100K की फीलिंग है, मुझे नहीं पता कि किसी की 100K पे क्या फीलिंग होती है, किसी की 1 मिलियन पे होती है, किसी की 10 मिलियन पे होती है, किसी की 100 मिलियन पे होती है। सबके अपने अपने सपने होते हैं। तो मेरा सपना यही था यूट्यूब पे, जब मैंने ग्रो करना चालू किया था, जब मैं ऐसा माइंडसेट बना लिया था मैंने कि मुझे अब ग्रो करना है, मुझे इसमें करियर बनाना है, मतलब इसको अभी आगे बढ़ाना है, तो मुझे एक माइलस्टोन मैंने सेट कर लिया था कि अब 100K तक मुझे जाना है। 100K का मेरा सपना है कि एक बार हो गया तो बस मैं उसके बाद जो होगा मैं मतलब जो भी होगा मैं नहीं देखूंगा, मतलब उतना होना चाहिए बस। और उसके बाद तो मैं बनाते जाऊंगा जितना हुआ, बस मेरा एक जो चेक पॉइंट है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो चेक पॉइंट था मेरा 100K सब्सक्राइबर्स। और जिस टाइम पे मैंने ये सोचा था, उस टाइम पर मेरे ख्याल से मेरे 100-150 होंगे सब्सक्राइबर्स। उस टाइम पे मुझे ऐसा लगता था कि भाई एक साल में 100 हुए हैं तो कितने सालों में मेरे 100K होंगे, और इतने जल्दी होंगे पिछले साल से मैंने ये बिल्कुल नहीं सोचा था। जब मेरे 10,000 हुए थे, मेरे ख्याल से 10,000 हुए थे, करीब 2 साल पहले हुए थे 10,000 सब्सक्राइबर्स। और अगर एक साल पहले की बात की जाए मई में, तो एक साल पहले मेरे करीब 15 से 20 के बीच में सब्सक्राइबर्स होंगे इस एक साल पहले में। और इस एक साल में जो ग्रोथ हुई है ना इस चैनल की, जो बिटेन टेक की ग्रोथ हुई है, वो ट्रेमेंडस हुई है। मतलब मैंने सोचा नहीं था इतना ज्यादा ग्रो कर जाएगा। और मैंने बताया कि जो वीडियो था वो मतलब वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वीडियो था मेरे चैनल का, और वो मोस्ट पॉपुलर है अभी भी, उसके व्यूज अभी भी बढ़ रहे हैं और सब्सक्राइबर्स मोस्टली वहीं से आ रहे हैं। और उसके बाद काफी सारे वीडियोस हुए हैं जिनके व्यूज काफी बड़े हैं, और काफी सारे सर्च टर्म्स में जो वीडियोस है वो मेरे टॉप पे रैंक करते हैं। तो ये काफी अच्छा लगता है। जो दिल की जो फीलिंग है वो मतलब ऐसा लगता है कि यार सच में मैं कुछ कर रहा हूँ, सच में लोग पहचान रहे हैं। जब मैं यूट्यूब पे आया था, जो मेरा सपना था कि भाई लोग मुझे पहचाने, और अब पहचान रहे हैं, मुझे मैसेज आते हैं, मुझे कॉम्प्लीमेंट्स आते हैं, मुझे मेल्स आते हैं, जब मैं अप्रिसिएशन पढ़ता हूँ तो मुझे काफी अच्छा लगता है। फाइनली वो सब ट्रू हो रहा है। मतलब ऐसा भी नहीं कि एकदम मेरा सक्सेस आ गया है, अभी काफी आगे जाना है, लेकिन फिर भी मैं धीरे धीरे उसके तरफ बढ़ रहा हूं आगे। तो ये बहुत ही बड़ी फीलिंग होती है। और अपने अपने लाइफ में अपने जो माइलस्टोन्स होते हैं, मेरे जो गोल्स थे 2020 के, मैंने वीडियो बनाया था कि मेरे क्या क्या गोल्स हैं। तो सबसे टॉप पे वही गोल था कि मुझे 100K सब्सक्राइबर्स चाहिए यूट्यूब पे। और ये जब हो जाएगा तो मैं काफी कुछ चेंज करने वाला हूँ लाइफ में, काफी बड़ा करने वाला हूँ, काफी ज्यादा मेहनत बढ़ाने वाला हूँ अपने आप में, और मोटिवेशन जो आएगा वो सबसे बड़ा होगा मेरे लिए। और जो मेरा जो एम है ना 100K का, वो इसलिए है कि मुझे मोटिवेशन मिले, ताकि मैं ये समझ पाऊं कि जो मैं सोच रहा हूं वो मैं कर सकता हूं, गोल्स अचीव कर सकता हूं। तो इसीलिए मैंने गोल्स बना के रखे थे कि ये माइलस्टोन सेट करूंगा तो मैं धीरे धीरे करके हर रोज उसकी तरफ आगे बढ़ूंगा। तो इसीलिए गोल्स बना के रखने चाहिए। शुरू में जब मैं वीडियोस डालता था, कि जो मेरा पहला वीडियो था, मैंने उस पर सोचा था कि भाई 1-2 दिन में मेरे हजारों लाखों व्यूज हो जाएंगे। लेकिन जब मैं देखता था बार बार कितने व्यूज हैं, 2, 3, 4 व्यूज होते थे उसमें, और वो भी उतने होते थे कि जो मैं रिफ्रेश करके बार बार देखता था वही व्यूज होते थे उसमें। तो मुझे इतना डिसअपॉइंटमेंट होता था कि भाई ये क्या हो रहा है, मतलब कोई पहचान ही नहीं रहा है, कोई देख ही नहीं रहा है इसको, क्या मतलब मैं डाला भी है मैंने वीडियो की मैंने बस ऐसे ड्राफ्ट में डाल दिया। बार बार मैं चेक करता था कि पब्लिश हुआ है कि नहीं। तो बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट होता था। उसके बाद भी मेरे 2 साल तक करीब वीडियोस में 100, 500, 1000 उससे ज्यादा व्यूज आते ही नहीं थे। लेकिन आज मैं देखता हूं कि एक दिन में 4-5 हजार या 6-7 हजार व्यूज आ जा रहे हैं एक दिन में, कमेंट्स आ रहे हैं 100 से ज्यादा। तो ये जो फीलिंग है, ये जो ग्रोथ है, ये साफ साफ दिखती है। और इसकी फीलिंग आप खुद जानते हो, आप भी 100K से ऊपर हो तो आप जानते होंगे कितना क्या फीलिंग होती है इसकी, और कितना अच्छा लगता है जब सोचते हैं कि भाई 100K पे हमारे ये माइलस्टोन्स हैं, ये सिल्वर प्ले बटन जो आपके पास होता है, जो वेरीफाइड का बैच होता है। और फिर ऐसा लगता है सच में कि मैंने यूट्यूब पर आकर कुछ किया, मैंने कुछ चेंज किया है, मैंने लोगों के लाइफ में कुछ चेंज किया है, कुछ सिखाया है, उनको कुछ गाइड किया है। और काफी लोग हमें याद रखेंगे अपने किसी पॉइंट ऑफ टाइम, जब वो लाइफ में कुछ बड़ा कर रहे होंगे, तब वो याद करेंगे कि यार हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, हमने इनसे स्टार्ट किया था, हमने इनसे सीखा था उस टाइम पर जो ये थे। और शुरू से जो लोग हैं ना, जो लोग सपोर्ट करते आए हैं, मेरे फैमिली मेंबर्स, जो फ्रेंड्स हैं, जो यूट्यूब के फ्रेंड्स हैं, काफी सारे लोग हैं जो मेरे 0 से लेके अभी 1K होने वाले, मतलब 100K होने वाले तब तक जो भी लोग हैं, उन सबका मैं बहुत बड़ा आभारी हूँ, जो इतना मुझे सपोर्ट किया, मुझ में विश्वास किया। जितना मेरा विश्वास नहीं था खुद में, उन्होंने मुझ पे विश्वास किया। तो इसके बिना नहीं हो पाता है, सपोर्ट आपको चाहिए होता है हर जगह से, आपके दिमाग को हमेशा खुश रखना चाहिए होता है। तो बस ये फीलिंग है मेरी कि भाई एक बार हो जाए तो बहुत बड़ा करने वाले लाइफ में एक सेटिस्फेक्शन मिलता है कि भाई कर सकते हैं अपन।
थैंक यू वंस फॉर शेयरिंग योर फीलिंग्स एंड शेयरिंग योर एक्सपीरियंसेस या जो भी आप फील करते हैं उसके लिए। और एक आखिरी सवाल जो मैं तुमसे पूछना चाहूँगा कि एक कॉलेज स्टूडेंट होते हुए भी कॉलेज मैनेज करना, यूट्यूब मैनेज करना, साइबर सिक्योरिटी कंटेंट्स अपलोड करना, डेली अपडेट करना, ये सब कुछ करने के साथ साथ अपने आप को मोटिवेट रखना, सब कुछ के सवालों के जवाब दे दिए तुमने। अब मुझे एक आखिरी सवाल का जवाब चाहिए, मेरे व्यूअर्स को भी चाहिए, कि अगर तुम्हें मेरे व्यूअर्स को कुछ बातें बतानी हो, कुछ बातें उनको एडवाइस कुछ देना हो, कुछ सजेशन देना हो, कुछ शेयर करना हो, तो प्लीज़ व्यूअर्स को शेयर करो। कुछ एडवाइस या कुछ सजेशंस हो जो अपने तरफ से देना चाहो वो प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को बताओ, ताकि उनको भी कुछ तुम्हारे एक्सपीरियंस से अब तक के कुछ सीखने को मिले, कुछ जानने को मिले। और इनको ये भी बताओ कि यूट्यूब कैसा प्लेटफॉर्म है, अगर वो इस पे आना चाहें, अपने नॉलेज को शेयर करना चाहें तो, और इन सब का मिक्सअप जो भी मतलब अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हो, प्लीज़ शेयर इट। तो सबसे पहले तो मैं टेक्निकल नेविगेटर की ही बात करूंगा यहाँ पे। तो अगर आपको नहीं पता होगा शायद, तो मैंने अपने चैनल स्टार्ट करने से 1 साल बाद मैंने इनके चैनल के बारे में जाना। जब मेरा हैकिंग में नया नया इंटरेस्ट आया था, जब मैंने खुद से वीडियो डालना चालू किया था यूट्यूब पे हैकिंग के बारे में, तो इनके चैनल के बारे में मुझे पता चला। और फिर मैं देखा इनके चैनल को बहुत ही ज्यादा, मैंने इनके वीडियोस देखे, कुछ वीडियोस देखे, उनका कुछ कंटेंट देखा, इनका समझाने का तरीका देखा, बहुत कुछ सीखने को मिला था। मतलब ऐसा कंटेंट जो बाकी किसी चैनल में था ही नहीं। काफी सारे चैनल हैं, आप जानते होंगे, मैं नाम नहीं लूंगा, काफी बड़े बड़े चैनल्स हैं जो हैकिंग दावा करते हैं कि सिखाते हैं, लेकिन असली हैकिंग नहीं सिखाते थे उस टाइम पे। लेकिन जो रियल कंटेंट है हैकिंग में, वो कौन सिखाता था उस टाइम पे? टेक्निकल नेविगेटर। उसके अलावा कोई चैनल मुझे नहीं मिला यूट्यूब पे इस टाइप का जो इस लेवल का सिखाता होगा। तो इनसे मुझे काफी ज्यादा इंस्पिरेशन मिला हैकिंग में कंटेंट डालना। मैंने ये देख लिया कि भाई हैकिंग का कंटेंट डाल सकते हैं यूट्यूब पे, और लोगों का इंटरेस्ट भी है इसमें, और काफी मोटिवेशन भी आया था कि भाई ये सीख रहे हैं, ये पढ़ा रहे हैं, तो मैं भी क्यों ना करूं इसी चीज को, मेरा भी इंटरेस्ट है। तो उसके बाद से मैंने वीडियोस डालना चालू किया। इनको मैंने कॉन्टैक्ट भी किया था, लेकिन उस टाइम पे शायद इन्होंने रिप्लाई नहीं किया, क्योंकि मुझे जानते नहीं होंगे। लेकिन काफी टाइम बाद, अभी पिछले साल ही हमारी बात स्टार्ट होना चालू हुई थी, तो उन्होंने मेरा चैनल भी देखा था, तो उनको काफी अच्छा लगा। तो उसके बाद से हम लोग फ्रेंड्स बने। तो जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, लगभग एक ही चीज पे इंटरेस्ट है उनका, कॉमन चीज पे, एथिकल हैकिंग में। और मैं ये बोलना चाहूंगा आप सबको कि आपकी अगर कोई एडवाइस मैं देना चाहूंगा आपको, कि जो चैनल्स हैं हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में, बहुत ही कम चैनल्स हैं हिंदी कंटेंट जो बना रहे हैं इस फील्ड में। तो जितना हो सके यार उतना ग्रैब करो, और ग्रैब करो इस तरीके से ताकि आप कुछ रिटर्न में दे भी पाओ। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कम्युनिटी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, सिर्फ ले नहीं रहे हैं, हम लोग ले रहे हैं और दे भी रहे हैं। तो हमको लेना देना करना है यहाँ पर, सब कुछ यहाँ पर, मतलब फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो हर तरफ से आनी चाहिए, हर तरफ से जानी चाहिए, 2 वे होना चाहिए कम्युनिकेशन यहाँ पर। तो आप ऑडियंस हो, उसका मतलब ये नहीं कि आपको कुछ बोलना नहीं है, आप एकदम चुप हो। आप अपने व्यूज शेयर करो, अपनी नॉलेज शेयर करो, आपको जो आता है आप किसी और को बताओ, हम आपको बता रहे हैं किसी और को बताओ, शेयर करो यार। मतलब आपको कंट्रीब्यूट करना है इस कम्युनिटी में। ये कम्युनिटी मैं चाहता हूं बहुत बड़ी होनी चाहिए। हम जो कर रहे हैं ये काम ग्लोबल लेवल पर होना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं, इंटरनेशनल इंग्लिश जो चैनल्स हैं वो भी काफी अच्छा काम कर रहे हैं, आप सब जानते होंगे काफी लोगों को। बस मैं यही चाहता हूं कि आप जो कंटेंट सीख रहे हो खुद से सोच समझ कर सीखो कि क्या सीख रहे हो, क्या सही है, क्या गलत है। क्योंकि ये जो फील्ड है ना, काफी रिस्की है, बहुत ही थिन लाइन है व्हाइट हैट और ब्लैक हैट में। ये सोच के चलो आप कि आप कहाँ जाना चाहते हो, व्हाइट हैट में कि ब्लैक हैट में। ब्लैक हैट में जाना ही नहीं है, वो तो कोई चॉइस नहीं है आपके पास। लेकिन अच्छी चीज सीखो यार, और बस यही बोलना है कि जो कंटेंट मिल रहा है उसको वैल्यू करो और हसल करो लाइफ में, मेहनत करो। मेहनत के सिवा नहीं मिलता कुछ, फोड़ दो बस, आप सब कैपेबल हो। आप एक बार सोच के देखो यार, एक बार सोच के देखो, उसके पीछे काम करो, थोड़ा थोड़ा काम करो। बस हमारे पास एग्जांपल्स बैठे हैं यहाँ पर लाइव, नितेश भाई भी हैं, 100K से ऊपर है उनका, कितनी मेहनत लगी है उनको, 500 प्लस वीडियोस होंगे उनके चैनल पर। हम भी काम कर रहे हैं, हम भी मेहनत कर रहे हैं इस फील्ड में। काफी और एग्जांपल्स हैं यार, सबको देखो, सबसे इंस्पिरेशन लो, इंस्पिरेशन दो। और बस यही है कि एकदम पॉजिटिविटी होनी चाहिए यहाँ पर, कोई हेटरेड नहीं होनी चाहिए। अगर आपको कंटेंट पसंद नहीं आ रहा है तो उसको पॉजिटिव वे में क्रिटिसाइज करो, पॉजिटिव वे में कैसे बुराई की जाए ये भी आपको समझना है। तो मेरी यही एडवाइस है सबसे कि भाई करते रहो काम, रुकना मत, कंसिस्टेंट रहना है बस लाइफ में, कंसिस्टेंट रहो, स्मार्ट वर्क करो, और जो आपको खुशी दे, जो सेटिस्फैक्शन दे वो काम करो, और बस हसल करो लाइफ में। अच्छे लोगों के साथ इंटरेक्ट करो, उनको कंट्रीब्यूट करो, उनसे लो, उनको दो। मतलब बेसिकली जो पॉजिटिविटी फैला सकते हो पूरा फैला दो अपने आप को, और बस फोड़ दो लाइफ में। बस ये कहना है। थैंक यू सो मच। सो गाइज, ये था हमारा पहला एपिसोड टॉक साइबर सिक्योरिटी विथ
TN। और इसमें हमने इंट्रोड्यूस किया आपको अंश भावनानी बिटेनटेक यूट्यूब चैनल के फाउंडर से, और नेक्स्ट सीरीज में आपको और भी कुछ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स, कुछ यूट्यूबर्स, कुछ अपने अपने फील्ड में जो एक्सपर्टाइज हैं उनसे मैं मिलवाने की पूरी कोशिश करूंगा। और ये सीरीज ऐसा ही चलता रहेगा ताकि आपके अलग अलग सवालों के अलग अलग जवाब आपको मिलते रहें, और आपको जो है इस टाइप के सीरीज कैसे लग रहे हैं, या फिर कैसे आपको इस सीरीज का आपको चाहिए या फिर नहीं चाहिए, इस सीरीज को कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, प्लीज आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। और आप किससे मिलना चाहते हैं नेक्स्ट इस सीरीज में, वो भी कमेंट में बताइए कि किन के साथ मैं कोलैब करने की कोशिश करूं, और मैं पूरी कोशिश करूंगा उनके साथ कोलैब करने की। आगे से मैं उनसे बात करने की कोशिश करूंगा और ट्राई करूंगा आपको इस चैनल पे उनसे रूबरू उनसे मिलवाने की। सो गाइज, इस वीडियो के लिए, इस सीरीज के लिए बस फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड का इंतजार कीजिए इस सीरीज का, जो कि बहुत ही जल्द आएगी आप लोगों के लिए, और मैं मिलता हूं उसी नेक्स्ट सीरीज में, नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।